हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू रहस्य फाइल्स, जहां मैं और मैं बोनी छानी सुनाते हैं आपको एक नई डरावनी कहानी हर हफ्ते। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिल सकता है। आप कमेंट करके ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। आप मुझे ये भी बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आज की कहानी भी मेरी अपनी लिखी हुई है। मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मुझे कमेंट में बताते हैं कि उन्हें मेरी कहानी कैसी लग रही है। मैं अपनी कहानी में काफ़ी मेहनत करती हूँ और सुनने में बहुत अच्छा लगता है अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो। खैर, बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात 10 बजे तक मुंबई के कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ आ गया था। सेंट एग्नेस हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर तेजी से पानी बह रहा था। फुटपाथ पर पानी भर गया था और सड़क पर फंसी गाड़ियों के टायर आधे पानी में थे। एम्बुलेंस भी मुश्किल से ही हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंच रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी अफरा तफरी मची थी। पूरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट बस रोड एक्सीडेंट के मरीजों से भरा हुआ था। ट्रेन्स के लेट होने और सड़कों के बंद रहने की वजह से नाइट शिफ्ट के कई सारे स्टाफ मेंबर्स उस दिन हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए थे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स पर बार बार डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा था, लेकिन हर कुछ देर में बिजली कड़कने की वजह से अनाउंसमेंट की आवाज़ बिजली में दब जाती। साइकियाट्रिक ऑब्जर्वेशन वार्ड हॉस्पिटल के पुराने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर था। जहां एक तरफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काफ़ी भीड़ और अफरा तफरी थी, उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ इस ऑब्जर्वेशन वार्ड में काफ़ी शांति थी। यहाँ बस बाहर से बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। शैला मोरे को सेंट एग्नेस में काम किए हुए लगभग 16 साल हो गए थे। इतने साल साइकियाट्रिक वार्ड में बिताने के बाद उसे अच्छी तरीके से पता था कि इंसान का मस्तिष्क उसके साथ कैसे खेल खेल सकता है। कभी कभी हमें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो सिर्फ हम सुन सकते हैं और हमारे अलावा कोई नहीं। तो कभी हमें अपने ही परिवार वालों में कोई और ही नज़र आता है, कोई बेहद डरावना और विभत्स। कुछ मरीज़ खाना खाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनके खाने में किसी ने जहर मिलाया है। कई सारा स्टाफ ऐसे मरीज़ों के साथ रेगुलरली काम करने की वजह से बिल्कुल निर्दयी हो जाता है। पर शैला मोरे ऐसी नहीं थी। वो उनसे बात करती, उन्हें शांत रखती और इस बात का ख्याल रखती कि कोई न तो अपने आप को नुकसान पहुंचाए न तो शैला को। उस रात करीब 11 बजे वार्ड में एक नई पेशेंट को लाया गया। अदिति मात्रे नाम था उसका। 28 साल की थी वो। अदिति पिछले 11 दिन से सो नहीं पाई थी। शैला ने उसे पहली बार एग्जामिनेशन रूम के बाहर देखा था। उसके साथ उसके माँ और बड़ा भाई भी आए थे। अदिति ने नीला कुर्ता और काली लेगिंग्स पहनी थी। बारिश के पानी की वजह से उसके कपड़े नीचे से भीगे हुए थे। उसके बाल जल्दी में बांधे गए थे। आँखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे और उसके होंठ सूख कर फटने लगे थे। उसके चेहरे पर कई अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। वो 11 दिन से ना सोने की वजह से काफ़ी थकी हुई तो थी ही, पर वो उसके साथ साथ काफ़ी डरी हुई भी नज़र आ रही थी। डॉक्टर कुलकर्णी ने अदिति से जो भी सवाल पूछे, उसने धीरे धीरे उनके सटीक जवाब दे दिए। डॉक्टर समीर एक एक करके सारी चीज़ें लिखते गए। कोई नशीली पदार्थ का सेवन नहीं किया, डेली 1 कप कॉफ़ी पीती है, इसके पहले कोई भी मानसिक तनाव या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब पिछले 11 दिनों में एक बार भी नहीं सोई? डॉक्टर कुलकर्णी ने पूछा। अदिति ने सर हिला दिया। शायद कुछ मिनटों के लिए आंख लगी होगी, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अदिति का भाई आगे झुककर बोल पड़ा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। 3 रात पहले माँ की नींद किसी आवाज़ पर खुली थी। वो आवाज़ अदिति के कमरे से आ रही थी। अदिति की माँ ने अपनी नज़रें झुका ली। वो कमरे के कोने में खड़ी थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, दीवार की तरफ मुँह करके। उसके भाई ने बात जारी रखी। वो अपने आप में कुछ बुदबुदा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। उसका सर दीवार से लगा हुआ था और हर कुछ सेकंड बाद अदिति का भाई बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। हर कुछ सेकंड्स बाद क्या? डॉक्टर कुलकर्णी ने पूछा। वो अपना सर दीवार पर धीरे धीरे मार रही थी। फिर अदिति की माँ ने कहा, मैंने उसका नाम पुकारा पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अदिति के भाई की आवाज़ और धीमी हो गई। मैं उसके पास गया और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो बेहोश होकर गिर गई।
डॉक्टर कुलकर्णी अदिति की तरफ मुड़ गए। क्या तुम्हें इसमें से कुछ भी याद है? अदिति ने सर हिलाकर मना कर दिया। जब मेरी आँख खुली तो मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था। उसकी आवाज़ में बहुत डर था। इसीलिए मैं सोना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। मैं जब भी उठती हूँ मैं किसी और ही जगह पहुँच जाती हूँ और मुझे कभी भी याद नहीं रहता कि नींद में मैं कहाँ गई या मैंने क्या किया। डॉक्टर समीर ने पूछा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? बिल्कुल ब्लैंक? नहीं, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें याद रहती है, जैसे कोई दरवाज़ा खोलना, धीरे धीरे चलना और किसी औरत की आवाज़ याद आती है। क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम क्या कर रही होती हो? नहीं, कुछ भी नहीं। उसके परिवार वाले इस बात से भयभीत थे कि अगली बार अदिति के सोने पर उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन 11 दिन से ना सोने की वजह से अब उसकी शारीरिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। देखो अदिति, 11 दिन से ना सोना इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। उसकी वजह से हैलुसिनेशंस, याददाश्त में कमी और गंभीर मानसिक उलझन पैदा हो सकती है। तुम्हारा शरीर इस स्टेट में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, तो हमें तुम्हें एडमिट करना होगा ताकि तुम्हें कुछ रात तक हम मॉनिटर कर सकें। अदिति जैसे अब और डरी हुई लग रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे कोई सेडेटिव मत दीजिए। अदिति, तुम्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। तुम्हारी पल्स बहुत तेज़ है। अगर तुम ज़्यादा देर तक जागती रही तो तुम्हारी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अदिति ने अपनी माँ और भाई की तरफ देखा। दोनों में से कोई भी अदिति को वहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन एडमिशन की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सिस्टर रोज़ी ने उन्हें बताया कि साइकियाट्रिक ऑब्जर्वेशन वार्ड में रात भर किसी भी रिश्तेदार को रुकने की अनुमति नहीं थी। अदिति की माँ ने तुरंत इसका विरोध किया। ये 11 दिन से सोई नहीं है, इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हालत में हम इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये अकेली नहीं होगी मैम, डॉक्टर कुलकर्णी ने उन्हें आश्वासन दिया। पूरे वार्ड में हम सारे पेशेंट्स पर रात भर निगरानी रखते हैं। अगर इसकी स्थिति में कोई भी बदलाव आया मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूँगा। उसके भाई ने अपना और अपनी माँ का फ़ोन नंबर लिखकर शैला को दिया और कहा कि शैला जी, कोई भी बात हो आप प्लीज़ हमें तुरंत कॉल करें। अदिति ने कुछ नहीं कहा। वो बेचारी इतना थक चुकी थी और इतना परेशान थी कि वो बस कुछ देर तक चैन से सोना चाहती थी। उसे रात भर ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए एडमिट कर लिया गया और नर्सिंग स्टेशन से कॉरिडोर के बीचों बीच स्थित कमरा नंबर 6 दे दिया गया। आधी रात को डॉक्टर कुलकर्णी अदिति को दोबारा चेक करने के लिए आए। तब तक में तो अदिति के हाथ भी कांपने लगे थे। वो मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी और कई बार तो बात करते करते बीच में ही भूल जाती कि वो क्या कह रही थी। डॉक्टर कुलकर्णी ने फैसला किया कि अब उसे और देर तक जगाए रखना ठीक नहीं है। जब सिस्टर रोज़ी कमरे में सेडेटिव लेकर आई तो वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। नहीं प्लीज़ अदिति, योर बॉडी नीड्स इट, डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा। तो पहले मुझे बांध दीजिए। कमरे में मौजूद सारे लोग थोड़े चुप हो गए। मैं सो जाऊं? उसके बाद चाहे कुछ भी हो, मुझे इस कमरे से बाहर मत जाने देना। अदिति के कहने पर उसकी दोनों कलाइयों पर ढीले से रिस्ट्रेंट्स बांधे गए जो कि छोटे लेदर बेल्ट्स जैसे थे। दवा का असर होने तक वो बेचारी नींद से लड़ती रही। हर बार जब भी उसकी आंख लग जाती वो डर की वजह से ज़बरदस्ती दोबारा अपनी आंखें खोल लेती। बाहर ही रहना शैला, उसने धीरे से कहा। मैं यहीं रहूँगी, लाइट बंद मत करना। नहीं करूँगी लाइट बंद। होश खोने के थोड़ी देर पहले अदिति ने एक आखिरी बार शैला की तरफ देखा। शैला ने दोनों रिस्ट्रेंट्स यानी दोनों बेल्ट्स चेक किए और दोबारा अपनी नर्सिंग स्टेशन में वापस लौट गई। शैला नर्सिंग स्टेशन में बैठे अपना काम कर रही थी कि अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। बेल्ट के खुलने जैसी वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि बारिश में ठीक ठीक सुनाई भी नहीं दी थी। कुछ सेकंड्स तक तो वो अपनी जगह पर ही बैठी रही। हॉस्पिटल के बेड से अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं। मरीज़ नींद में करवट बदलते थे। कई बार उनके बकल्स मेटल की रेलिंग से टकरा जाते होंगे। एक रिस्ट्रेंट पेशेंट यानी कि बेल्ट से बंधे हुए पेशेंट के कमरे से ऐसी आवाज़ें आना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी अदिति के आखिरी शब्द शैला के दिमाग में घूम ही रहे थे। शैला ने अपना पेन टेबल पर रखा और कमरा नंबर 6 की तरफ चली गई। बाहर से ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई और कॉरिडोर की लाइट्स कुछ पलों के लिए हल्की पड़ गई। अदिति बेड पर बिल्कुल वैसी लेटी हुई थी जैसे शैला उसे छोड़कर गई थी।
उसकी आंखें बंद थीं, सर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ था और दोनों कलाइयाँ अब भी बेड से बंधी हुई थी। शैला ने दोनों बकल्स चेक किए, दोनों बंद थे। अदिति की सांसें गहरी और बराबर चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन शैला जैसे ही पीछे मुड़ने लगी, उसकी नज़र चादर के नीचे पड़ी। अदिति के पैर चादर से बाहर लटक रहे थे। उसके अंगूठों के बीच कुछ काली रंग की गंदगी नजर आ रही थी। शैला ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने ध्यान से अदिति का एक पैर उठाया। उसकी एड़ी गीली थी। उस पर एक गहरा दाग था, जैसे मानो कि अदिति नंगे पैर किसी गंदे पानी में चलकर आई हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? शैला ने खुद सिस्टर रोजी को अदिति को बेड पर लिटाते देखा था। उसने अपने हाथों से रिस्ट्रेंट्स बांधे थे। अदिति कमरे से बाहर तो गई ही नहीं थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, शायद गंदगी पहले से ही लगी हो। उसने सोचा कि बाहर सड़कों पर वैसे भी पानी भरा हुआ था और हॉस्पिटल आते वक्त शायद पैर गंदे हो गए होंगे अदिति के। शैला ने बेड के पास की दराज से एक टिश्यू पेपर निकाला और अदिति के पैर पोंछ दिए। लेकिन जैसे ही शैला ने उसकी एड़ी को छुआ, अदिति की उंगलियां रिस्ट्रेंट के आसपास कस गईं। उसके होंठ भी ज़रा सा हिले, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। अदिति, शैला ने एक बार पुकारा। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए कुछ अकड़ सा गया था, जैसे कि मानो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। शैला कुछ देर तक वहीं उसे खड़ी देखती रही और फिर वापस नर्सिंग स्टेशन पर आ गई। कुछ देर बाद सिस्टर रोजी का इमरजेंसी डिपार्टमेंट से फ़ोन आया। 3 और रोड एक्सीडेंट्स के केसेस आ चुके थे और लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में पानी भर जाने की वजह से एक एलिवेटर ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे नीचे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, सिस्टर रोजी ने कहा, तो कोई भी चेंजेस हो तो मुझे फ़ोन करना। शैला ने कमरा नंबर 6 की तरफ देखा और फिर फ़ोन पर बोली, अभी तक तो सब ठीक है। उसने फ़ोन रख दिया और वापस से पेपर वर्क में लग गई। बारिश खिड़कियों पर ज़ोर ज़ोर से पड़ रही थी। कमरा नंबर 9 में एक बूढ़ी औरत बार बार कुछ दोहरा रही थी। धीरे धीरे जब बारिश कुछ हल्की हो गई तो शैला को फर्श पर कुछ घसीटे जाने की आवाज़ सुनाई दी। एक धीमी सी करकराहट। वो आवाज़ कमरा नंबर 6 से आ रही थी। शैला तुरंत उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे कमरा नंबर 6 की तरफ बढ़ने लगी। उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। उसने रूम के अंदर देखा, अदिति सो रही थी। दोनों रिस्ट्रेंट्स अब भी बंधे हुए थे, लेकिन प्लास्टिक की एक कुर्सी जो पहले दीवार के पास लगी हुई थी, अब बेड के बिल्कुल करीब रखी थी, अदिति की तरफ मुंह किए हुए। शैला ने फर्श की तरफ देखा। खिड़की के नीचे धूल में 2 लकीरें बन गई थी, जिसे देख के पता चल रहा था कि कुर्सी किसी ने तो खींच के वहाँ रखी थी। शैला ने खुद को समझाने की कोशिश की कि हो सकता है उसी ने पहले कुर्सी वहाँ रखी हो। रात को उसने वार्ड में कई बार आना जाना किया भी था। मुमकिन था कि उसने बिना ध्यान दिए कुर्सी बेड के पास खींच ली हो। उसने कुर्सी खींचकर दोबारा दीवार के पास रख दी। तभी उसकी नज़र अदिति के पैरों पर पड़ी। अब उसके दोनों पैर दोबारा गंदे हो गए थे। जो पैर शैला ने कुछ मिनट पहले ही साफ किया था, वो अब दोबारा गीला हो चुका था। उस पैर पर अब कुछ कीचड़ जैसा दाग लगा हुआ था। शैला उसे देखकर परेशान सी हो गई। उसने दोबारा कहा, अदिति, आर यू अवेक? अदिति की आंखें बंद रहीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कान बहुत अजीब थी। वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़बरदस्ती उसके गाल खींच रहा हो ताकि वो मुस्कुराए। शैला ने जैसे ही उसकी भयानक हंसी देखी, उसकी धड़कन 1 मिनट के लिए रुक गई हो मानो। उसने अदिति के पैर दोबारा पोंछ दिए और जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। इस बार वो तुरंत डेस्क में नहीं गई, बल्कि कमरे के बाहर खड़े होकर ही अदिति को कुछ पल तक देखती रही। फिर वो दोबारा नर्सिंग स्टेशन पर चली गई। नर्सिंग स्टेशन से कमरा साफ नज़र आ रहा था। कोई भी अगर अंदर जाता या कमरे से बाहर आता तो उसे पहले कॉरिडोर को पार करना ही पड़ता। कुछ मिनट बाद कमरा नंबर 3 की पेशेंट ने पानी मांगा। शैला ने पानी का ग्लास भरा और उसके कमरे में चली गई। वो करीब 50 साल की एक दुबली पतली औरत थी, जो शाम से बस छत को घूर रही थी। अब वो बेड पर सीधी बैठी थी।
और शैला के कंधे के ऊपर से दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो नई लड़की कौन है? उसने पूछा। उसका नाम अदिति है। वो मेरे कमरे में आई थी। शैला को पता नहीं क्या लगा, पर उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। नहीं नहीं, अदिति सो रही है। मुझे पता है वो सो रही है। औरत ने हाथ में ग्लास ले लिया, पर उसने पानी पिया नहीं। उसने कहा था उसे जगाना मत। शैला को थोड़ा डर लगा ये सुनकर। वो यहाँ कब आई थी? अभी आई थी। नहीं नहीं, वो सो रही है। आपने शायद मुझे देखा होगा। औरत ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो नंगे पैर आई थी, तुम तो जूते पहनती हो। शैला ने अब फर्श की तरफ देखा। बेड के पास टाइल्स पर अभी मिट्टी जैसे निशान नजर आ रहे थे। शैला ने दोबारा कमरा नंबर 6 की तरफ देखा। उस कमरे में लाइट जल रही थी, लेकिन उसके बाहर की कॉरिडोर में कुछ अंधेरा था। बेड पर पड़ी अदिति की ब्लैंकेट का एक तरफ का कोना कॉरिडोर से साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने आपसे कुछ कहा? औरत ने आखिर ग्लास से एक घूंट पानी पिया। उसने पूछा, जिन लाशों को कोई लेने नहीं आता उनके साथ क्या होता है? औरत धीरे धीरे पानी पीती रही। उसने ऐसा पूछा और फिर हंसने लगी। अब ये सब सुनकर शैला को थोड़ा डर लग रहा था। वो कमरा नंबर 3 से निकलते हुए कमरा नंबर 6 की ओर बढ़ने लगी। वो जैसे ही कमरे के अंदर आई, इस बार उसने देखा कि बेड खाली था। अरे ये क्या? अदिति तो अभी अभी यही थी। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। दोनों रिस्ट्रेंट्स खुले हुए थे। बकल्स को ना तो तोड़ा गया था, ना ही काटा गया था। उन्हें बड़े ही आराम से खोलकर बेड के पास रखा गया था। अदिति की हॉस्पिटल की चप्पलें अब भी बेड के नीचे रखी हुई थी। शैला ने पूरा कमरा छान मारा। पूरा कमरा खाली था। खिड़की अंदर से बंद थी। लोहे के सरिये भी बिल्कुल ठीक थे। अदिति! बाथरूम से बस पानी टपकने की थोड़ी आवाज़ आ रही थी। शैला कॉरिडोर में बाहर निकली और ट्रीटमेंट रूम, कॉमन बाथरूम और लिनन स्टोर रूम चेक कर लिया। अदिति पूरे फ्लोर पर कहीं भी नहीं मिली। वार्ड के मेन दरवाजे पर अभी तक लॉक लगा हुआ था। एक्सेस लॉग में भी अदिति के परिवार के जाने के बाद किसी ने आने या जाने की कोई एंट्री नहीं की थी। शैला ने तुरंत सिस्टर रोजी को फ़ोन किया। सिस्टर, अदिति मात्रे गायब है। गायब है मतलब? वो अपने कमरे में नहीं है। बाथरूम्स चेक किए? यस सिस्टर। सीढ़ियाँ? पर वार्ड का दरवाज़ा लॉक है सिस्टर। दूसरी तरफ से कुछ पल तक खामोशी रही और फिर सिस्टर बोली, मैं ऊपर आ रही हूँ, सिक्योरिटी को कॉल करो। शैला ने हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में कॉल किया। एक गार्ड को तुरंत 5वीं मंजिल की तरफ भेजा गया और आसपास की सीढ़ियाँ और लिफ्ट चेक करना शुरू कर दिया गया। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि अदिति ऐसे हालत में ज़्यादा दूर तक नहीं गई होगी। ये मुमकिन था कि वो किसी के कमरे में जाकर छुप गई हो। तो शैला दोबारा कमरा नंबर 6 में जाकर उसे चेक करने लगी। वो बेड के नीचे देख ही रही थी कि उसे अचानक लगा कि कमरे के सामने से कोई गुजरा। शैला तुरंत पीछे मुड़ गई। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक फीका सा सफ़ेद साया था। खुले हुए बाल, हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ एक साया, जो ट्रीटमेंट रूम के पास वाले मोड़ के पीछे गायब हो गया था। अदिति! शैला उसके पीछे भागी, लेकिन मोड़ के पीछे वाला कॉरिडोर अब बिल्कुल खाली था। ट्रीटमेंट रूम का दरवाज़ा भी लॉक था और फायर एग्जिट पर अब भी चेन लगी हुई थी। आखिर अदिति गई कहाँ? वो बस उस काले अंधेरे कॉरिडोर को देखती ही रह गई। रात को हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स किसी डरावनी फिल्म के सेट से कम नहीं लगते। डिम लाइट्स, खालीपन और अलग अलग पेशेंट के कमरों से आती हुई कुछ अजीब आवाज़ें। वो खड़े होकर इस अंधेरे कॉरिडोर को देख ही रही थी कि पीछे नर्सिंग स्टेशन से फ़ोन बज उठा। वो एक पल के लिए चौंक गई और फिर भागकर उसे रिसीव करने के लिए गई। डिस्प्ले पर एक इंटरनल एक्सटेंशन नज़र आ रहा था और एक्सटेंशन नंबर के नीचे एक शब्द लिखा था, मॉर्चुरी, यानी कि मुर्दा घर, मॉर्ग। शैला की भवें सिकुड़ गई। पुराना मॉर्ग हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग के नीचे साइकियाट्रिक वार्ड से कई मंजिला दूर था।
उसने रिसीवर उठाया। साइकियाट्रिक वार्ड। कुछ देर तक दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। फिर किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलो 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 शैला। ये अदिति की आवाज़ थी। उसकी डरी हुई आवाज़ सुनकर शैला ने रिसीवर को और कसकर पकड़ लिया। अदिति, तुम मॉर्ग में क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा। प्लीज़ मुझे यहाँ लेने आ जाओ, प्लीज़। अदिति, मेरी बात सुनो, सिक्योरिटी तुम्हें लेने आ रही है। नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। सिक्योरिटी को मत लाना यहाँ। शैला का जैसे मुंह सूख गया हो। फिर अदिति रोने लगी। प्लीज़ नीचे आ जाओ। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले। कौन? बस एक पल के लिए शैला को लगा कि उसने अदिति को कमरा नंबर 6 के पास देखा। नंगे पैर, सर झुका हुआ था। उसके बाल चेहरे के आगे लटक रहे थे। फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। शैला ने वापस से अपना ध्यान रिसीवर की तरफ किया। लाइन पर जो आवाज़ कुछ देर पहले रो रही थी, अब हंसने लगी थी। वो बहुत धीरे धीरे ही हंस रही थी और फिर फ़ोन कट गया। ये सुनकर शैला के पैर ज़मीन पर ही जम गए कि तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और गणेश साल्वे अंदर आए। उसके सिक्योरिटी यूनिफॉर्म के कंधे बारिश में भीग गए थे। कमर पर लगा रेडियो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आ रहे मैसेजेस के साथ साथ बार बार कर रहा था। पेशेंट का कुछ पता चला? एक पल के लिए शैला को वो फ़ोन से सुनी आवाज़ वापस याद आ गई कि सिक्योरिटी को नीचे मत लाना। नहीं, पर वो कमरा नंबर 6 में थी। गणेश ने खाली बेड, खिड़की, कबर्ड और चेन से बंद फायर एग्जिट को चेक किया। कुछ ही देर में सिस्टर रोज़ी भी ऊपर आ गई और शैला ने मॉर्चुरी से आए गए कॉल के बारे में सिस्टर रोज़ी को बता दिया। सिस्टर रोज़ी ने कंट्रोल रूम में कॉल किया। उन्होंने रिसीवर को हाथ से ढककर शैला की तरफ देखा और बोली, पुराने मॉर्चुरी की टेलीफोन लाइन कई महीने पहले ही बंद कर दी गई थी शैला। गौतम के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। उसने कहा, तूफान की वजह से शायद क्रॉस कनेक्शन लग गया हो। कंट्रोल रूम ने बताया कि उस रात मॉर्ग में कोई भी स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं था। नीचे के पैसेज में पानी भर जाने की वजह से मॉर्ग के अटेंडेंट को वहाँ से जाना पड़ा था और सारी लाशों को कोल्ड स्टोरेज ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया था। तो पुराना सेक्शन बिल्कुल खाली है? शैला ने पूछा। होना तो चाहिए। डॉक्टर कुलकर्णी ने उन्हें लोअर विंग चेक करने के लिए कहा और गणेश को पुराने ब्लॉक में अदिति को ढूंढने का ऑर्डर दिया गया। शैला ने मास्टर कीज़ उठा ली। मैं भी साथ चलती हूँ। सिस्टर रोज़ी पहले कुछ देर तक झिझकी, फिर उन्होंने शैला को एक टॉर्च पकड़ा दी। गणेश के साथ ही रहना शैला। दोनों सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे तक पहुँचे। जैसे जैसे वो पुराने ब्लॉक की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। वहाँ पहुँचते ही कॉरिडोर के एंड से कहीं टेलीफोन बज रहा था। बजते टेलीफोन की आवाज़ का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि आधे अंधेरे कॉरिडोर के नीचे दीवार पर एक पुराना काला टेलीफोन लगा हुआ था। वो अभी भी बज ही रहा था कि गणेश ने रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाते ही सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। फ़ोन दरअसल डेड था। टेलीफोन की वायर पहले से ही कटी हुई थी। ऊपर लगी ट्यूबलाइट एक पल के लिए बंद हो गई और तभी रिसीवर से एक आवाज़ आई, शैला पीछे मत देखना। जब रोशनी वापस आई तो दोनों के चेहरे का भाव बदल चुका था। दोनों के पैर वहीं जम गए थे मानो। रिसीवर से वो आवाज़ दोबारा आई, शैला पीछे मत देखना। गणेश ने अब टेलीफोन रख दिया। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। शैला आगे आगे जा रही थी और गणेश पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद गणेश की टॉर्च की लाइट शैला के कंधे पे आकर रुक गई और पीछे से गणेश ने कहा, शैला पीछे मत देखना। उसने भी वही शब्द कहे।
क्या है मेरे पीछे? मेरे पीछे क्या है? जब शैला ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। पूरा पैसेज तो खाली था। दीवार का फ़ोन अचानक बजने लगा। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि फ़ोन को कोई उठाए। थोड़े आगे जाने पर दीवार से सटी एक ट्रॉली रखी थी और उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की चादर पड़ी हुई थी। जैसे ही वो उसके पास से गुजरे, ट्रॉली की एक पहिए से कुछ आवाज़ आई और वो कुछ इंच आगे खिसक गई। गणेश ने कहा, वो फ्लोर एक तरफ झुका हुआ है, शायद इसी वजह से ट्रॉली खिसक गया होगा। उसने ट्रॉली को वापस दीवार की तरफ खिसका दिया और पैर से उसका चक्का ब्लॉक कर दिया और फिर दोनों बातें करते करते आगे बढ़ गए। अचानक उनके पीछे मेटल की पहियों की आवाज़ आई। दोनों दोबारा पीछे मुड़ गए। ट्रॉली अब कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच रखी थी। उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर भी थी। गणेश ने उसके ऊपर चढ़ी चादर को हटा दिया। ट्रॉली बिल्कुल खाली थी, उस पर कुछ भी नहीं था, मगर उसके पहियों के निशान के बीच नंगे पैरों के निशान बने हुए थे और वो सीधा ट्रॉली के पास से शुरू होते हुए मॉर्ग की तरफ जा रहे थे। शैला और गणेश उन निशानों का पीछा करते हुए एक चौराहे तक पहुंच गए। चौराहे तक पहुंचने के बाद वो निशान अचानक गायब हो गए और इस बार उन्हें फिर से पीछे से उस ट्रॉली की आवाज़ आई। शैला ने पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रॉली धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। वो फिर से सफ़ेद चादर से ढका हुआ था और इस बार उस चादर के नीचे साफ तौर पर एक इंसानी शरीर का आकार नज़र आ रहा था। सर, कंधे और नीचे की तरफ निकले हुए पैर। ट्रॉली बिल्कुल उनके सामने आकर रुक गई। गणेश डरते डरते उसके करीब गया और उसकी चादर खींच ली। नीचे कुछ भी नहीं था। शैला ने उसके पीछे देखा। पैसेज के दूसरे सिरे पर अंधेरे में अदिति खड़ी थी। हॉस्पिटल गाउन उसके कंधों में लटक रहा था। उसके नंगे पैर गंदगी से भरे थे और उसका एक हाथ दीवार पर टिका था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो अपने आप ही किसी बात पर खुश हो। वो धीरे से पीछे हटी और हंसते हंसते दौड़ते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गई। दोनों उसके पीछे भागते भागते एक पुराने प्रेपरेशन रूम में पहुंच गए। कमरे में अंधेरा था और बहुत सारी कैबिनेट्स लगी हुई थी। कमरे की छत से कई सारे प्लास्टिक के पर्दे भी लटक रहे थे। एक गहरे सिंक के ऊपर एक टूटा हुआ शीशा भी लगा था। सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद वो पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। आखिरी पर्दे के पीछे कुछ जोर से हिलता हुआ नजर आया। उन दोनों ने उसकी तरफ देखा तो प्लास्टिक के नीचे दो नंगे पैर नजर आए। पैरों की उंगलियां धीरे धीरे फर्श पर मुड़ने लगी। गणेश ने तेजी से पर्दा हटा दिया। अब वहाँ कोई नहीं था, बस एक एग्ज़ाम टेबल और फर्श पे पड़ा हुआ ड्रेन। शैला इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र गणेश पर गई। गणेश शैला को नहीं देख रहा था। वो शैला के पीछे ऊपर की तरफ कुछ देख रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। शैला पीछे मुड़ गई। उसके पीछे अदिति एग्जामिनेशन टेबल पर बैठी थी। उसने अपने घुटने सीने से लगा रखे थे और बिना पल के झपकाए दोनों को देख रही थी। वो वहाँ पहुँची कैसे? वो बिना आवाज़ किए उस टेबल तक पहुँच ही नहीं सकती थी। पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा था। ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो कुछ सोचते इससे पहले अचानक से वहाँ लाइट्स बंद हो गई। किसी शरीर की फर्श पे जोर से गिरने की आवाज़ आई और फिर पूरे कमरे में सन्नाटा था। गणेश ने अपना टॉर्च इधर उधर करके कुछ देखने की कोशिश की। कहीं से दबी हुई हंसने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि वो आवाज़ शैला के बिल्कुल पीछे से आई थी। शैला तेज़ी से पलटी। उसके हाथ से टॉर्च गिरकर टेबल के नीचे चला गया। घूमती हुई रोशनी में शैला को टेबल के एक मेटल के पैर के इर्द गिर्द लिपटी हुई सफ़ेद उंगलियां नजर आई थी।
और अगले ही पल वो उंगलियां पीछे हट गईं। दोनों शैला और गणेश की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वैसे तो उन्हें साइकियाट्रिक वार्ड के ऐसे कई सारे पेशेंट्स की आदत थी, लेकिन ये अनुभव कुछ और ही था। इसी बीच कॉरिडोर से किसी चीज़ की ज़ोर से टकराने की आवाज़ आई। दोनों भागकर बाहर निकले। अदिति कॉरिडोर के दूसरे सिरे से भागती हुई निकली और आखिरी जलती हुई लाइट के नीचे जाकर रुक गई। उसका मुंह दीवार की तरफ था, उसके कंधे ज़रा ज़रा हिल रहे थे। शैला को लगा कि वो शायद रो रही है। फिर उसने हंसने की आवाज़ सुनी, बिल्कुल धीमी। वो आवाज़ और वो दृश्य इतना भयानक था कि शैला को लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वो अदिति को देख ही रही थी कि उसके पास लगा वॉल फ़ोन बजने लगा। उसने अदिति पर से नज़र हटाए बिना रिसीवर उठा लिया। शैला, शैला, एक डरी हुई आवाज़ ने कहा, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। शैला के हाथ से फ़ोन छूट गया और दीवार के पास खड़ी अदिति धीरे धीरे शैला की तरफ मुड़ने लगी और फिर हंसते हुए वापस अंधेरे में भाग गई। शैला उसे रोक पाती उससे पहले ही गणेश तेजी से उसके पीछे भागा और उसके कदमों की आवाज़ मोड़ के पीछे जाकर गायब हो गई। गणेश! उसे बस रेडियो पर से एक करकराहट सुनाई दी। एक दो बार गणेश को बुलाने के बाद आखिर में उधर से आवाज़ आई, मैं उसके पीछे आया हूँ, वो कोल्ड रूम के अंदर चली गई है, वापस आ जाओ गणेश। पर मुझे वो दिखाई दे रही है। गणेश, वो अदिति नहीं है गणेश, वो कुछ और ही है। कुछ पल के लिए गणेश की आवाज़ आना बंद हो गई। शैला भागते हुए डबल डोर्स के अंदर गई। दो अलग पैसेजेस के बीच गणेश की टॉर्च फर्श पर पड़ी थी। उसके पास दीवार पर एक हाथ का गीला निशान बना हुआ था। कहीं दूर एक लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। गणेश, शैला! उसकी आवाज़ कोल्ड रूम के अंदर से आ रही थी। शैला भागकर कोल्ड रूम के पास गई और मास्टर कीज में से सही चाबी ढूंढने लगी। जल्दी करो, गणेश ने मेटल के दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा। पहली चाबी फिट नहीं हुई और दूसरी चाबी तो अंदर जाकर कुछ देर के लिए अटक गई। तभी शैला के पीछे किसी जूते घसीटने की आवाज़ आई। वो पीछे मुड़ी। कॉरिडोर के दूसरे सिरे के अंधेरे में गणेश खड़ा था। उसकी पीठ शैला की तरफ थी। कोल्ड रूम के अंदर से गणेश की अब हाथ पीटने वाली आवाज़ बंद हो चुकी थी। कॉरिडोर के आखिर में खड़ा हुआ गणेश धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। उसने कनकियों से शैला की तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए बोला, दोनों में से किसी की बात मत सुनना। शैला के हाथ से चाबियां गिर गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। गणेश उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो अपनी जान बचाते हुए मॉर्ग के ऑफिस के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। डेस्क पर धूल जमी हुई थी और एक फाइलिंग कैबिनेट के नीचे पानी इकट्ठा हो गया था। बंद पड़े कंप्यूटर के पास एक काला टेलीफोन रखा था, जिसकी वायर दूसरे वायर्स की तरह दीवार के पास कटी हुई थी। बाहर से किसी ने 3 बार दरवाजे पर दस्तक दी। शैला, गणेश ने कहा, दरवाजा खोलो। हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। इसी दौरान डेस्क का एक ड्रॉर अपने आप ही शैला के सामने खुल गया। उसमें कुछ पुराने रजिस्टर्स और रेनोवेशन से जुड़े कुछ पेपर्स रखे हुए थे। सबसे ऊपर रखी हुई रिपोर्ट इसी हफ्ते की थी। रिपोर्ट पर लिखा था, रेनोवेशन इंसिडेंट रिपोर्ट, ओल्ड मॉर्ग ड्रेनेज एक्सेस। पुरानी मॉर्ग के नीचे बंद एक कंक्रीट का नाला था, जहाँ के ड्रेनेज पाइप्स खराब हो गए थे और पाइप्स बदलते समय मजदूरों ने इसे तोड़ दिया था और कंक्रीट को तोड़कर
उन्हें उसके नीचे कुछ ऐसा मिला था जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसके नीचे उन्हें इंसानी अवशेष मिले थे, किसी औरत के, उम्र लगभग 20 से 30 साल। लाश को दरअसल 2 दशक पहले वहाँ छुपाया गया था। अवशेष फिलहाल पुराने ब्लॉक के फोरेंसिक रूम नंबर 3 में रखा गया था। शैला ने मास्टर कीज की तरफ देखा। एक चाबी पर लेबल लगा था, फोरेंसिक रूम 3। बाहर की दस्तक अब बंद हो चुकी थी और दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरता नजर आया था। उन पेपर्स के बीच शैला को एक 25 साल पुरानी नर्सिंग नोटबुक मिली थी। एक एंट्री में मॉनसून की रात को हॉस्पिटल लाई गई एक अनजान लड़की का जिक्र था। कोई उसका नाम, पता कुछ भी नहीं जानता था। एक नर्स ने लिखा था, जेन डो कोई जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ बार बार उसे अननोन फीमेल कहा जा रहा है, इसलिए चार्ट्स के लिए मैंने उसे माया कहना शुरू कर दिया है। आगे की एंट्रीज कुछ इस तरह थी। माया कई दिनों से नहीं सोई है। वो लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अगले पन्ने में लिखा था, आज रात उसने डॉक्टर मेहरा की आवाज़ में बात की। 4 लोग उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो हंसती रही। हमने उसे 2 सेडेटिव्स दे दिए हैं, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। पेशेंट को लगातार मॉनिटर करने का कोई इंतज़ाम भी नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें आखिरी डोज उसे नॉर्मल रेंज से कई ज़्यादा देना पड़ रहा है। फिर उसमें लिखा था कि आखिरी सेडेटिव के बाद माया की सांसें बहुत धीमी पड़ गई थी और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं गया। उसमें लिखा था कि 3 नए डॉक्टर्स ने बिना परमिशन के अनआइडेंटिफाइड बॉडी को रिस्ट्रेन करने की कोशिश की थी और उसे ज़रूरत से ज़्यादा सेडेटिव दे दिया था। शैला ये सब पढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी बाईं तरफ एक और दराज खुल गया। उस पर एक छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर था जिस पर लेबल लगा था, अननोन फीमेल, इनिशियल साइकियाट्रिक असेसमेंट। शैला को लगा कि वहाँ जो कुछ भी है वो शायद चाहती है कि वो उस कैसेट रिकॉर्डर को सुने। उसने कैसेट रिकॉर्डर को वॉल पे प्लग किया। उसमें से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम अपना नाम बता सकती हो? जब तुम्हें कुछ याद नहीं रहता तब क्या होता है तुम्हारे साथ? काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया सामने से। फिर एक अजीब सी आवाज़ आई जिसने कहा, मेरी जगह कोई और ले लेता है। कौन? माया की बस हंसने की आवाज़ आई और फिर उसने डॉक्टर की ही आवाज़ दोहराकर कहा, कौन? रिकॉर्डिंग यहीं पर रुक गई। दरअसल बहुत साल पहले एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी इस हॉस्पिटल में लाई गई थी। जब हॉस्पिटल में कोई ऐसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी आती है जिसके ना कोई रिश्तेदार मिलते हैं, ना कोई आईडी मिलती है, तो हॉस्पिटल वाले स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसे जेन डो, अगर लड़की हो तो, या फिर जॉन डो बुलाने लगते हैं। ये लड़की कोई ऐसी लड़की थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद उसे साइकोसिस है। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग दूसरी आवाज़ में बात करने लगते हैं या उनका बोलचाल कुछ अलग हो जाता है, तो हम कहते हैं कि शायद उसे भूत बाधा हुई है या वो इंसान पोजेस्ड हो गया है। लेकिन विज्ञान के मुताबिक इसके कई अलग अलग नाम हैं, साइकोसिस, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और भी बहुत कुछ। खैर, उसकी ट्रीटमेंट करने की बहुत कोशिशों के बाद भी उस पेशेंट को नियंत्रण में लाना मुश्किल हो गया था। और जितना आम तौर पर ऐसे पेशेंट्स को सेडेटिव दिया जाता है, यानी कि बेहोश करने की दवा, उससे कई ज़्यादा डोज माया को दिया गया था, क्योंकि नॉर्मल रेंज का सेडेटिव उस पर काम ही नहीं कर रहा था। और दरअसल डॉक्टर्स ये बात समझना नहीं चाह रहे थे कि माया पर किसी बहुत ही बुरी अतृप्त आत्मा की नज़र पड़ गई थी और वो माया के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। ट्रीटमेंट के दौरान जब डॉक्टर्स ने उसे आखिरी सेडेटिव का डोज दिया, तो अचानक माया के शरीर ने कोई भी प्रतिक्रिया करना बिल्कुल बंद कर दिया था। दरअसल उस बेचारी का हार्ट फेल हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। उन 3 नए डॉक्टर्स को ये लगा कि अगर ये बात सीनियर्स तक गई तो उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं सब से बचने के लिए उन तीनों ने एक निर्णय लिया, एक बेहद क्रूर निर्णय। मॉर्ग के पुराने हिस्से में उस दौरान
एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उन तीनों डॉक्टर्स ने साथ मिलकर माया की बॉडी को पाइप्स के नीचे ताज़ा कंक्रीट में डाल दिया। रात भर में कंक्रीट सूख गई और माया हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। नर्स ने जाली डिस्चार्ज पेपर्स बनाकर उसे साइन कर दिए और ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए क्लियर हो गया। लेकिन कुछ हफ्ते पहले अदिति इस अस्पताल में वॉलंटियर वर्क करने आई थी। कंस्ट्रक्शन का काम तब शुरू हो चुका था और इसीलिए अदिति को मॉर्ग में आना जाना करना पड़ रहा था। दरअसल वॉलंटियर्स का काम यही था कि पुराने मॉर्ग से ज़रूरी कागजात यहाँ से लेकर नई विंग में पहुँचा दे और संभाल कर रख दे। ये काम करते दौरान गलती से अदिति का पैर ड्रेनेज पाइप के पास ज़रा कट गया था। कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, बस एक बूंद खून निकल आया था और ये खून उस ड्रेनेज के पानी में घुल गया था। और माया जिस बेचैन आत्मा के साथ उस कंक्रीट के नीचे कैद थी, इस खून की भाप उसे मिल गई थी। ये बात कुछ 11 दिन पुरानी बात है, जब से अदिति एक रात भी नहीं सो पाई, क्योंकि हर रात ये आत्मा कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह अदिति के शरीर पर काबू कर ले। इसीलिए वो आत्मा आज रात अदिति को फोरेंसिक रूम नंबर 3 में बुलाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो पूरी तरह से उस पर हावी हो सके। शैला की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ही उसे अचानक खिड़की पर से कोई आवाज़ आई। वो पीछे मुड़कर देखने लगी तो खिड़की के पास उसे अदिति खड़ी दिखाई दी। वो शीशे से कुछ दूर खड़ी थी और चुपचाप अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए शैला की ओर देख रही थी। फिर वो अचानक धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगी और एक पल में ही गायब हो गई। दरवाज़ा वापस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और बाहर से अदिति की आवाज़ आई, दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। शैलजा चुपचाप बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ, कि तभी ऑफिस की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में उसे दरवाजे की लॉक खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा आवाज़ करते करते कुछ इंच खुल गया। बाहर से मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी और वहाँ से अदिति नंगे पैरों में बच्चों की तरह उछलते हुए सामने से गुजर गई। शैला फाइलिंग कैबिनेट के पीछे बनी संकरी रिकॉर्ड्स पैसेज से धीरे धीरे बाहर निकल गई। उसके पीछे का बंद पड़ा टेलीफोन का रिसीवर अपने आप रिसीव हो गया और वहाँ से शैला के ही आवाज़ में किसी ने कहा, वहीं रुको। ये सुनते ही शैला वहाँ एक पल भी नहीं रुकी। वहाँ से भागते हुए प्रेपरेशन रूम के पीछे से निकली। उसे कोल्ड रूम के पास गणेश का रेडियो फर्श पर पड़ा नज़र आया। उसने रेडियो उठा लिया और बोली, कंट्रोल रूम, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है? सामने से सिस्टर रोज़ी की आवाज़ आई, सिस्टर, अदिति के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। गणेश इज़ ऑल्सो मिसिंग नाउ, प्लीज़ हेल्प मी, शैला ने कहा। वो ये सब सिस्टर रोज़ी को भी कह ही रही थी कि उसे अचानक अपने कान के बिल्कुल पास से एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। अदिति के हंसने की आवाज़ बिल्कुल पास से। वो तेज़ी से पीछे मुड़ी। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर अदिति खड़ी थी। उसका सर रेडियो की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट थी। सर्विस लिफ्ट शैला के बिल्कुल पीछे थी। शैला धीरे धीरे लिफ्ट की ओर पीछे हटने लगी। अदिति उसकी तरफ कुछ अजीब तरीके से चल रही थी। उसकी चाल इंसानी नहीं लग रही थी। वो कुछ लड़खड़ाते हुए चल रही थी, एक तरफ झुककर। बीच बीच में उसकी आंखें पीछे की तरफ चली जाती और वो अपना सर ऊपर की तरफ ऐसे करती जैसे कि उसे कोई झटका लग रहा हो। शैलजा अब ज़्यादा देर नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ी और सर्विस लिफ्ट की ओर भागी। वो किसी तरह गिरते पड़ते लिफ्ट तक पहुंची और ज़ोर ज़ोर से लिफ्ट का बटन दबाने लगी। लिफ्ट आवाज़ करते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही थी। शैला बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। वहाँ की लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी और उस बीच अदिति अजीब तरह से उनकी तरफ हंसते हुए चलती नजर आ रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही खुला, अदिति तुरंत उसके अंदर चली गई।
और जल्दी जल्दी लिफ्ट बंद होने का बटन दबाने लगी। इतनी देर में अदिति लिफ्ट की तरफ भाग कर पहुंची और उसने शैला की कलाई पकड़ ली। शैला किसी तरह अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर उसके हाथ से चाबियों का गट्ठर दरवाजे के बाहर गिर गया और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। शैला ने आखिरी बार अदिति को झुककर चाबियां उठाते हुए देखा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंची और लिफ्ट से बाहर आई, उसने देखा कि फ्लोर पर सारी स्टाफ की बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। सबने उसे बिठाया, पानी पिलाया और रेस्क्यू टीम्स ने उससे सारी डिटेल्स ले ली। इसके बाद रेस्क्यू टीम पुराने ब्लॉक में पहुंची। गणेश कोल्ड रूम के अंदर बेहोश मिला, जिसका दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसके माथे पर थोड़ी चोट लगी थी और होश आने के बाद भी वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो भागते हुए अदिति के पीछे कॉरिडोर में गया था और पीछे कहीं से उसे शैला की आवाज़ आई थी। उसके बाद उसके सर पर किसी ने ज़ोर से कुछ मारा था और फिर उसे कुछ याद नहीं। अदिति मात्रे फोरेंसिक रूम 3 के बाहर बेहोश मिली थी। फोरेंसिक रूम 3 ये वही कमरा था जहां माया के अवशेष पड़े थे। उसके पास फर्श पर मास्टर कीज पड़ी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अदिति को ऊपर ले जाया गया और कुछ दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। जब उसे आखिर में होश आया तो उसने बताया कि कमरा नंबर 6 में सोने के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। हॉस्पिटल में उस रात जो भी हुआ उसका कारण अदिति का स्लीप डेप्रिवेशन, सेडेटिव और पुराने ब्लॉक में हुई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को बताया गया। शैला को अब बहुत कुछ मालूम पड़ गया था, लेकिन वो इतना डरी हुई थी कि उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। धीरे धीरे अदिति की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था। उसे रात को अब ठीक से नींद आने लग गई थी। उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। उसे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान माया के अवशेष फोरेंसिक रूम 3 से निकालकर जांच के लिए भेजे गए थे। फोरेंसिक टीम ने नोटिस किया था कि उसके दाएं हाथ की एक छोटी उंगली की हड्डी गायब थी। किसी को नहीं पता था कि वो हड्डी कैसे गायब हुई। उस रात जब अदिति अपने कमरे में सो रही थी तो अदिति की माँ किसी आवाज़ से उठ गई। उसे अदिति के कमरे से किसी के कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अदिति कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा। अदिति धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उसके गले पर एक लॉकेट था। लॉकेट नहीं, उसकी माँ ने ध्यान से देखा। वो एक सफ़ेद धागे में लटकता हुआ छोटे से हड्डी का टुकड़ा था। अदिति के चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई। तो बस दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। शायद थोड़ा डर लगा होगा। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा है तो नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं। आप मुझे अपनी कहानियाँ भेज भी सकते हैं नीचे दिए गए इस ईमेल पर। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे, और तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।